Hello everyone, welcome to my YouTube channel Practical Spoken English by RBS। इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने अपने पहले के कई वीडियोस में बताया है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यूं कह सकते हैं कि 80% प्रैक्टिस है और 20% ही ग्रामर के नॉलेज की जरूरत है। फिर भी एक लेवल तक प्रैक्टिस करने के बाद ये अच्छा होगा कि हम बेसिक जानकारी ग्रामर की भी रखें। उससे फायदा क्या होगा कि आप अपने स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा अगले लेवल पर ले जा सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश और ज़्यादा करेक्ट और इफेक्टिव आप बोल पाएंगे। आप इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर तरीके से, सुंदर तरीके से बोल पाएंगे। तो और इंग्लिश लैंग्वेज को जिसका प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसके बेसिक्स को अगर आप समझते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, आत्मविश्वास। उसी दृष्टि से इस वीडियो को हमने बनाया है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिफिनीशंस क्या हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिससे कि समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का कई शब्दों से बनता है और हर शब्द को एक कैटेगरी दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये कैटेगरी मुख्यतः यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं मेनली, और हर शब्द किसी न किसी टाइप यानी प्रकार से संबंध रखता है। तो ये 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? 1 नाउन, 2 प्रोनाउन, 3 वर्ब, 4 एडवर्ब, 5 एडजेक्टिव, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। अब हम 1 बाय 1 हर पार्ट ऑफ स्पीच को टेकअप करेंगे, उसका डिफिनीशन समझेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे और इस तरीके से इस वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी जो एक स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिशनर को होनी चाहिए वो प्राप्त करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले नाउन को लेते हैं। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन का डिफिनीशन क्या है? किसी भी व्यक्ति, पशु, स्थान, फीलिंग, आइडिया, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन ब्रॉडली 2 प्रकार के हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जिससे एक जनरल वर्ग का पता चलता है, जैसे देश, पशु, व्यक्ति, स्थान, ये सब कॉमन नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है? जब वो कोई स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल करें तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे देश कॉमन नाउन है लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये प्रॉपर नाउन है। पशु, एनिमल्स एक वर्ग को
बताता है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम काऊ, डॉग या किसी भी पशु पक्षी के बारे में बात करें, अगर स्पेसिफिकली बोले तो वो प्रॉपर नाउन होगा। नाउन मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ओवरऑल 8 प्रकार के होते हैं। जो मेन नाउन है वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंक्रीट नाउन है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, वो शब्द है जिसका दिमाग से कनेक्शन है और जैसे फीलिंग, थिंकिंग, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, जिनका माइंड से कनेक्शन है, जिनको हम अपने 5 सेंसेस यानी जिनको हम आंख से देख नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते, कान से सुन नहीं सकते और छू कर महसूस नहीं कर सकते, ये 5 सेंसेस जो हैं उनसे जिन चीजों को हम महसूस नहीं कर सकते उनके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और कंक्रीट नाउन क्या है? वो सारे नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट के अपोजिट हैं, यानी जिनको या तो देख सकते हैं या सुन सकते हैं या छू सकते हैं, 5 सेंसेस को यूज करके जिनको महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों के नाम को कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब अगला 4 और भी नाउन है, जिसे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल्स जिसका एक नाम हो। जैसे आर्मी, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जिसको कि हम आर्मी कहते हैं। पुलिस, फैमिली, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। नेक्स्ट, मैटेरियल नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन वह शब्द है जो किसी फिजिकल मैटर के बारे में बताता हो, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, जो फिजिकल मैटर जिसको हम देख भी सकते हैं, छू सकते हैं। ये अगर देखें तो ऊपर में जो 4 नाउन हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है। तो किसी भी मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। वो सारे नाउन या वो सारी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे गाय, बैल, आदमी, पेड़, मकान, ये सब काउंट हो सकता है, इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध, पानी, प्यार, सोच, ये सारे जो नाउन हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस तरीके से नाउन के ओवरऑल 8 टाइप्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया। और अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल होता है। किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ में अगर एक नाउन की चर्चा हो गई है
और बार बार उसका नाम रिपीट नहीं करना हो, तो जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। या कोई ऐसा शब्द जिसका नाउन से रिलेशन हो, उसको भी हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रमेश केम टू मी एंड ही आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो रमेश नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, और ही आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी मांगा। तो ही मैंने रमेश की जगह पर इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि रमेश आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर ही जो है आपको प्रोनाउन हो गया। आगे अगर हम ये कहें हिज कार वॉज पार्क्ड आउटसाइड माई हाउस, यानी उसकी कार मेरे घर के बाहर पार्क की हुई थी, तो हिज कार अगर हम कहें तो हिज यहां पे रमेश से रिलेटेड है, इसलिए उसका संबंध है। तो ये हिज भी प्रोनाउन है। इस तरीके से ही, दे, सी, वी, ये सब प्रोनाउन है। हिज, हर, आवर्स, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब प्रोनाउन है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया, वो एक्शन को शो करता है और ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहे हैं और किस स्थिति में है। वर्ब ब्रॉडली 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल एक्शन वर्ब, जिसमें फिजिकली कुछ किया जाता है, जैसे सोना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये फिजिकल एक्शन वर्ब है। टू रीड, टू प्ले, टू स्विम, टू वॉक। और दूसरा मेंटल एक्शन वर्ब, जिनका फिजिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका दिमाग से रिलेशन है। टू लव, टू इमेजिन, टू परसीव, या जो कुछ भी हम दिमाग से करते हैं वो क्रिया, वो एक्शन मेंटल एक्शन वर्ब के कैटेगरी में आता है। और तीसरा है स्टेट ऑफ बीइंग, जिसमें इज, वाज, आर, वेयर शब्द आते हैं, जिससे पता चलता है कि नाउन या प्रोनाउन की अवस्था क्या है। आई एम गोइंग, यहां एम जो है स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि मैं जा रहा हूं। आई वॉज गोइंग अगर बोले तो ये फिर स्टेट बता रहा है कि मैं जा रहा था। फर्दर जो और भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं वर्ब के, वो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक ही है। ये वो वर्ब है जो मेन वर्ब के पहले आते हैं और उनको एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही इज गोइंग, तो गोइंग जाना फिजिकल एक्शन वर्ब है। इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। ये गोइंग को हेल्प कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है एक पूरी मीनिंग प्रोवाइड करने में। दे आर अबाउट टू कम, तो यहां पर आर जो है
अगर आर को हटा दें तो दे अबाउट टू कम कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जो आने की क्रिया है उसको कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। दे आर अबाउट टू कम, आर आर वेयर देयर इज, जो स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब यूज होता है वही वर्ब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी है। और मॉडल वर्ब क्या है? वो शब्द, वो वर्ब जिनमें पॉसिबिलिटी, परमिशन, कैपेबिलिटी का पता चलता है। जैसे ही कैन गो, वह जा सकता है, यानी उसका सामर्थ्य है जाने का। कैन इसमें कैपेबिलिटी है, कैन मॉडल वर्ब हो गया। ही माइट गो संभावना है, माइट मॉडल वर्ब हो गया। ही मे गो, ये भी एक संभावना है, मे मॉडल वर्ब हो गया। तो ये जितने कैन, कुड, मे, माइट वर्ब हैं ये मॉडल वर्ब की श्रेणी में आते हैं। अगला है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाता है तो वर्ब की मीनिंग बदल जाती है। जैसे पुट ऑन, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब स्विच ऑफ द लाइट, यानी लाइट बुझा दो। पुट ऑन, पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन पुट ऑन का मतलब पुट ऑन द क्लॉथ। साइन आउट, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब नौकरी से निकाल देना। एम्प्लॉइज हैव बीन लेड ऑफ बाय द कंपनी। तो एक वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन जुड़ जाता है या एडवर्ब या दोनों जुड़ जाते हैं और एक अलग मीनिंग बनती है, तो उस फ्रेज को वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और या एडवर्ब, वो जो फ्रेज बना उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। एडवर्ब वो शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। लेकिन अगर हम ये कहें ही रन्स फास्ट, तो कितना तेज दौड़ता है, तो ये फास्ट जो है एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसने रनिंग जो वर्ब है, एक्शन वर्ब, फिजिकल एक्शन वर्ब, उसको इसने एक मीनिंग प्रोवाइड किया कि ही रन्स फास्ट। अगर हम ये कहें कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब है, लेकिन कितना फास्ट, उसको भी फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हमने वेरी वर्ड का यूज किया। तो ही रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी भी एडवर्ब है। तो वर्ब और एडवर्ब दोनों को मॉडिफाई कर दिया। और जैसे ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, तो स्मार्ट विशेषता है ही का, जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह स्मार्ट है, ही इज स्मार्ट। बट अगर हम ये कहें ही इज वेरी स्मार्ट, तो विशेषता में भी कितना स्मार्ट, तो वेरी, तो ये वेरी एडवर्ब हो गया। और सेंटेंस में अगर हम ये कहें कि ही फेल सिक एट होम, वह घर पर बीमार पड़ा,
फॉर्चुनेटली आई वॉज ऑल्सो एट होम, यानी यहां फॉर्चुनेटली जो है सेंटेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि आई वॉज ऑल्सो एट होम। ये तो एक सेंटेंस है, क्लॉज है, लेकिन जो फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश, उसको फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य था कि मैं भी घर में था, क्योंकि ही फेल सिक एट होम, वह घर में बीमार पड़ा। तो ये फॉर्चुनेटली एडवर्ब हो गया। नॉर्मली एडवर्ब के एंड में जो शब्द है एल वाई लगता है, लकीली, फॉर्चुनेटली, और जहां भी इस तरह के एल वाई वर्ड लगते हैं वो सारे वर्ड एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या सेंटेंस के मीनिंग को फर्दर क्लैरिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वही शब्द होते हैं, और ये एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव का मतलब है हिंदी में विशेषण। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और यह विशेषता तीन तरह की हो सकती है, क्वालिटी, क्वांटिटी या संख्या। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वह बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल शी के बारे में जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता बताता है, तो यह एडजेक्टिव हो गया। देयर इज लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, तो लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, पानी तालाब में है, कितना है? लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, तो ये क्वांटिटी बताता है, तो ये भी एडजेक्टिव है। देयर आर 5 cows इन द फील्ड, यानी मैदान में 5 गायें हैं, तो ये संख्या बता रहा है काउस का, तो ये भी एडजेक्टिव है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी, क्वांटिटी या संख्या बताने के लिए जिस शब्द का उपयोग होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द है या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले इस्तेमाल होता है, और उसका पर्पस होता है लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम या रिलेशनशिप बताने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम सिटिंग इन द चेयर, इन यहां पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि बैठने का जो काम हो रहा है और चेयर जो नाउन है, दोनों के बीच कनेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है इन है। अगर हम इन को हटा दें तो सेंटेंस क्या बनता है? आई एम सिटिंग चेयर। सेंटेंस का मतलब कंप्लीट नहीं है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अगर हम ये कहें कि द बर्ड इज सिटिंग ट्री, तो बैठना जो वर्ब है, एक्शन वर्ब, और ट्री जो नाउन है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द डॉग फेल इनटू द वेल, इनटू द वेल किसके अंदर गिर गया? कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, तो एक मोशन के साथ वो अंदर चला गया, तो इनटू यहां पर प्रीपोजिशन है। इस तरह से इन
ही केम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया, समय के पहले 4 o'clock के पहले एट लगा तो टाइम बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो एट, इन, इनटू, ऑन, ये सारे शब्द प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन वह वर्ड है जो दो शब्दों को या दो फ्रेजेज को या दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है और एक सिंपल सेंटेंस होता है जो एक लंबे सेंटेंस का पार्ट हो सकता है या इंडिपेंडेंट भी एक सेंटेंस हो सकता है। और सेंटेंस क्या है? जो एक पूरा मीनिंग प्रोवाइड करता है। जब एक सेंटेंस बनाते हैं नाउन और वर्ब का इस्तेमाल करके और एक पूरा मीनिंग उसका निकलता है तो उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। तो एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। तो उन क्लॉजेस सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो जिस शब्द का इस्तेमाल होता है या दो शब्दों को जोड़ने के लिए उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे आई वेंट टू टेम्पल एंड आई प्रेड देयर। आई वेंट टू टेम्पल एक क्लॉज है, आई प्रेड देयर ये भी एक क्लॉज है। मैं मंदिर गया, मैंने वहां पूजा की, इंडिपेंडेंट मतलब है, लेकिन दोनों को जोड़ दें एंड तो एक रिश्ता बनता है, ब्रिज बनता है कि मैं मंदिर गया और मैंने वहां पूजा की। ही इज वेरी हैंडसम बट नॉट सो इंटेलिजेंट। वह बहुत हैंडसम है लेकिन उतना तेज नहीं है, तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो बट जो है हमने लगाया, लेकिन ये कंजक्शन है। यू कम टू माई हाउस सो दैट वी कैन डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैटर्स। आप मेरे घर आओ ताकि सो दैट हम कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर सकें। तो यहां सो दैट कंजक्शन हुआ। तो कंजक्शन के एग्जाम्पल्स यही है, एंड, और, आइदर, सो दैट, बिटवीन, सच दैट। इस तरह के सारे वर्ड कंजक्शन कहलाते हैं जो दो वर्ड या दो फ्रेज या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का मतलब है कि सेंटेंस में वो वर्ड जो सडन इमोशनल आउटबर्स्ट को शो करता है। जैसे अगर हम ये कहें वाओ दिस इज अमेजिंग, तो दिस इज अमेजिंग एक सेंटेंस है, उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो जो सेंटेंस है उसका जो भाव है, उससे जो भाव पैदा हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वाओ वर्ड यूज हुआ। हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। वी हैव वॉन द गेम, हम गेम जीत गए हैं। ये जो सेंटेंस है उसको एक एक्सप्रेस करने के लिए जो हमने शब्द इस्तेमाल किया, खुशी, हुर्रे, सडनली जो हम बोलते हैं सेंटेंस के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। वाओ, आउच, हुर्रे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन। तो इस तरह से इंग्लिश सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच के किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं से कोई भी इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। तो
एक बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश सेंटेंस का क्या होता है उसकी जानकारी इस वीडियो में शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करके ऑल क्लिक कर दें। इस तरह के वीडियोस जो ज्यादा ग्रामर पर बगैर फोकस किए हुए अंग्रेजी प्रैक्टिस करने के लिए हम बनाते रहते हैं और अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।